जय हिंद, भारत माता की जय। आज का ये जो लेक्चर है वो पॉलिटी का तीसरा नंबर लेक्चर है। अभी हमने पीछे 2 लेक्चर किए थे जिसमें हमने प्रारंभ किया था भारतीय संवैधानिक विकास से। भारतीय संवैधानिक विकास को हम थोड़ा-सा एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं और साथ में दूसरे लेक्चर की भी कुछ बातें रिवाइंड करा देते हैं, ठीक? तो सब पहले लेक्चर में हमने बताया कि जो भारतीय संवैधानिक विकास था वो 1773 और 1858 को बताया। साथ में 1858 से लेके 1947 तक जो कि क्राउन का शासन था उसके विषय में हमने सभी अधिनियमों के विषय में हमने बड़ी गहनता और बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा किया था। दूसरे लेक्चर में हमने बताया आपको कि किस तरह संविधानवाद क्या है, किस तरीके से भारत में संविधान सभा की माँग बढ़ी और उसने अंतिम रूप में किस तरीके से अपना संविधान सभा निर्मित होके तैयार हुई, ठीक? तो दूसरे में हमने नेहरू रिपोर्ट तक दूसरे लेक्चर में बताया था जिसमें कि बेकेनहेड ने भारतीयों को संविधान की समझ को लेके चैलेंज किया था और रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार करके प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना? तो जो हमारा अंतिम कक्षा में हमने लास्ट रूप से नेहरू रिपोर्ट पर खत्म किया था दूसरी कक्षा में, अब यहाँ से हम नेहरू रिपोर्ट से प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना? नेहरू रिपोर्ट से प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ों को हम आपको कनेक्ट करा देते हैं जिससे आपको और ही सहजता होगी। हमने पढ़ा पहले लेक्चर में कि 1909 से जो अधिनियम था उसने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी और उस सांप्रदायिक निर्वाचन ने जब शुरुआत कर दी तो भारत में एक राजनीतिक गतिरोध हो गया। उस राजनीतिक गतिरोध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के विभाजन तक की जो विभीषिका है वो 1909 के अधिनियम में ही तय कर दी गई थी। 1909 के अधिनियम ने जब हिंदू और मुस्लिम या उस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया, तो इस प्रावधान ने भारत में एक टू नेशन थ्योरी जिसके मतलब प्रतिपादक कर्ता हम सर सैयद अहमद खान जी को मानते हैं, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को 2 अलग जाति का बताते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन को उन्होंने समर्थन किया, ठीक? और 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर 2 अलग-अलग देशों की माँग को उन्होंने एक लीगलाइज़ नहीं कह सकते, मतलब एक समर्थन रूपी शब्द प्रदान किया और उसी को टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाने के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ रहा, ठीक है ना? तो एक राजनीतिक गतिरोध आगे प्रारंभ हो गया। एक गतिरोध ये था कि नहीं, नहीं हम विभाजन नहीं देंगे, हम विभाजन नहीं चाहते हैं। एक तरफ गतिरोध ये था कि नहीं, नहीं मुझे दूसरा देश चाहिए। दूसरा देश वाले तरफ अली जिन्ना दौड़ रहे थे और विभाजन नहीं चाहिए, वहाँ पर दौड़ रही थी कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो अखंड भारत की आप आज छवि देखते हैं, जानना चाहते हैं या अखंड भारत का प्रतिपादक कौन था? तो आज जो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो संबंधित हैं, उनको ही अखंड भारत के प्रतिपादककर्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जो अखंड भारत की पहली माँग की थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी और उसी के द्वारा ही लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ही उस विभाजन को स्वीकार भी किया था, ठीक है ना? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस माँग करने वाली भी है और विभाजन को स्वीकार करने वाली भी है, ठीक? लेकिन जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, वो इससे थोड़ा-सा सहमत रखती है कि अखंड भारत विभाजन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक? तो चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ से कि आप इस राजनीतिक गतिरोध को तो समझ गए होंगे, कि इस राजनीतिक गतिरोध ने किस तरीके से भारत की आगे नेहरू रिपोर्ट जो हमारे 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो उन्होंने बेकनहेड के चैलेंज को स्वीकार किया, भैया वो इलाहाबाद से संबंध रखते थे, अब कोई भी इलाहाबाद के लौंडों को चैलेंज कर देना बर्दाश्त नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो 1928 में वो लखनऊ का जो सर्वदलीय सम्मेलन था, सर्वदलीय सम्मेलन इसने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और नेहरू रिपोर्ट जो थी हमारी स्वीकार हो गई, यानी कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने इसको स्वीकार किया। इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की थी, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक? लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, ठीक? 1928 में इसको हो गया। 1930 में साइमन आयोग का जो रिपोर्ट था, उस पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, ठीक? 1930 में 28 में इसका 27 में गठन हुआ था, 1930 में इसने रिपोर्ट दी थी। इसके अध्यक्ष साइमन थे और इसने जो अपनी रिकमेंडेशन थी उसकी उसकी चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आप वहाँ पे पढ़ लिए होंगे, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं। 1928 के बाद जो हमारे यहाँ औपचारिक रूप से संविधान सभा को निर्मित करने की जो मांग उठती है, वो 1934 में एम एन रॉय जी के द्वारा उठती है औपचारिक रूप से। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग। उसके बाद 1935 में जो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी मांग की संविधान सभा की और साथ में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, ठीक? तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके की क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से संविधान सभा की मांग को उभर रही थी, ठीक? 1935 में और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू निकल कर आते हैं और कहते हैं कि भारतीयों को संविधान जो होगा वो भारतीयों के द्वारा प्रतिनिधित्व एक इलेक्टेड बॉडी यानी कि संविधान सभा के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, ठीक? 1938 में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1940। 1940 में जो होता है, वो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन। फिर आता है 1944 में वेवेल प्लान।
और साथ में 1944 में ही आता है ये राजगोपालाचारी फार्मूला। और जो हमारा 1946 में आता है वो कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ठीक, तो अब हम इनकी चर्चा करते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए ये सब प्रस्ताव पर प्रस्ताव क्यों आ रहे हैं ना, इसको समझने की जरूरत है। भैया बहुत प्रस्ताव दे रहे थे, अचानक बड़ा प्रस्ताव पे प्रस्ताव आने लगे। इसके पहले तो कोई पूछता भी नहीं था। तो उसका कारण दो तीन कारण था। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक, और दूसरा रसिया का जो है यूएसआर बहुत तेजी से उभर रहा था। और यूएसएसआर यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर रसिया का बहुत ज्यादा खतरा था कि उसका रसिया का आक्रमण हो सकता है। ठीक, तो दूसरा रशियन इन्वेजन या रशियन इन्वेजन यानी कि वर्ल्ड वार 2 और ये रशियन इन्वेजन, और साथ में ये कितनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल कर पाना ब्रिटेन के लिए ही बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक, और साथ में जो भारत की विविधता थी उसकी, और जो तीसरा था पॉलिटिकल डेडलॉक यानी कि राजनीतिक गतिरोध। अब भैया हम तुमको स्वतंत्रता दे दें, संविधान सभा भी बनाने को निर्मित दे दें, पहले तुम लोग तो डिसाइड कर लो। मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो डिसाइड कर ले कि चाहिए क्या। वो कह रहे हैं हमको देश चाहिए, कह रहे नहीं हम देश नहीं देंगे। तो ये एक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति थी। ये राजनीतिक गतिरोध की स्थिति थी। ठीक, तो ये जो कारण थे इसलिए इतने प्रस्ताव पर प्रस्ताव आ रहे थे। राजगोपालाचारी फार्मूला। अब एक एक करके अगस्त प्रस्ताव से कहा कि संविधान जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, भारत में संविधान सभा निर्मित करने की अनुमति दे दी जाएगी और भारत में एक संविधान सभा निर्मित की जाएगी। लेकिन इसने डोमिनियन स्टेटस की बात की, यानी कि इस पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की, तो इसको खारिज कर दिया गया। जो बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई वही लगभग क्रिप्स मिशन में भी की गई, इसको भी खारिज कर दिया गया। वेवेल प्लान को खारिज कर दिया गया क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग इसके लिए 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, और शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित में मुस्लिम लीग के जो ये मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी सहमति नहीं बन पाई थी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया और वेवेल प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि इसकी वेवेल प्लान के रिकमेंडेशन को ही चर्चा करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। जैसे कि 1930 का साइमन आयोग था, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन, उसके लिए वेवेल के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो 1944 में राजगोपालाचारी जी लेके आते हैं। इन्होंने भी अपना फार्मूला दिया और कोई विशेष उससे निष्कर्ष निकला नहीं। मुस्लिम लीग उसको स्वीकार नहीं, तो मुस्लिम लीग मतलब ठान चुकी थी कि हमको एक सेपरेट देश चाहिए ही, हमें किसी भी कंडीशन पे स्वीकार नहीं करना है। ठीक है ना। और 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान में हमें संविधान सभा, अब ये आता कैसे है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और जो ब्रिटेन में पहली सरकार बनती है वो लेबर पार्टी की एक लिबरल गवर्नमेंट होती है, जो सर क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है, जो भारत में 16 मई को 1946 को एक मंत्रिमंडल मिशन प्लान प्रस्तुत करता है। और इस मंत्रिमंडल मिशन प्लान के तहत यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीयों की संविधान सभा का निर्माण होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि वो भारतीयों की संविधान सभा कैसी थी और क्या प्रावधान थे कैबिनेट मिशन प्लान के। जो संविधान सभा का गठन हुआ, हमने बताया कि जो हमारी ये कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंतर्गत किया गया, और जिसने उसने पूरे भारत को 389 जो हमारे 89 सीटों में विभाजन करने का वो किया था। और ये जो स्थिति थी ये विभाजन से पहले पूरी स्थिति थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित कर दिया गया कि यहाँ से इतने लोग चयनित होंगे और वही लोग आके संविधान निर्माण का आगे कार्य प्रस्तावित करेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारे ब्रिटिश प्रांत से वहां से 292 लोगों को यहाँ से इलेक्टेड हुए। ठीक, मतलब इलेक्शन हुआ था इनका। और जो देसी रियासतें थी वहां से जो राजा रजवाड़े वहां से 93 लोगों को मनोनीत किया गया, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वहां से इलेक्शन हो रहा था और यहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा था। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो संविधान सभा थी, वो आधा तो नॉमिनेटेड थी और आधा इलेक्टेड थी, यानी कि पार्सली नॉमिनेटेड एंड पार्सली इलेक्टेड। ठीक, तो न टोटली इलेक्टेड थी न टोटली नॉमिनेटेड थी। तो ठीक, ये बात समझना, स्टेटमेंट में देके पूछ लेता है क्वेश्चन। 4 थे चीफ कमिश्नर से थे 4 लोग, और पूरे जो सदस्य थे 389 थे। तो ये हमारे विभाजन के पहले की स्थिति थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान। और जो हमारा ब्रिटिश सरकार का जो पहले ये हमारे अगस्त में और जुलाई में जो हमारे चुनाव होते हैं, उस चुनाव के माध्यम से ये सीटें आती हैं, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1944 को होती है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक, मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद जो 1947 के अधिनियम के बाद जो विभाजन आता है, जिसने 3 वो दी थी, एक स्वतंत्र रहने के लिए, एक भारत में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान में शामिल होने के। तो 1947 में भारत के विभाजन के बाद 299 सीट रह गई, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से थी, और जो ये थी रियासतों से थी। कितने 70 लोग। तो ये भी पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड ही है। ठीक, वही चीजें हैं, बस विभाजन किस आधार पर कर लिया संविधान सभा का, सांप्रदायिक आधार पर, कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम क्षेत्र, जो हिंदू है हिंदू क्षेत्र। तो कुछ मुस्लिम जो जिनका 2 नेशन थ्योरी में बिलीव था वो चले गए उधर, जिनको अपनी भारत से प्रेम था, अपनी भारत माता के
लिए समर्पित होने का वो था, वो यहीं रह गए, ठीक? तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया, अब ये विभाजन के पहले की स्थिति थी, ये विभाजन के बाद की स्थिति थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होगी और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ, भाई जैसे अब इतना बड़ा काम हो रहा है तो कुछ समितियाँ होनी चाहिए ना, तो अब समितियाँ को पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक? तो इन समितियों के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी ये संघ से संबंधित अगर कोई समिति आपको दिख जाए, तो समझ लीजिएगा उसके अध्यक्ष नेहरू जी हैं, ठीक? तो संघ शक्ति समिति इस नेहरू जी, संघीय संविधान समिति नेहरू जी। एक ये अपवाद है, राज्यों अपवाद के रूप में इसको याद रखिएगा, राज्यों के लिए जो समिति थी उसके भी बहुत लोग इसको राज्यों के लिए है तो पटेल जी को मान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पटेल जी नहीं, इसके अध्यक्ष जो थे ये नेहरू जी थे, ठीक? अब हम नियम और संचालन, अब नियम और संचालन किसका है? राजेंद्र प्रसाद। नियम संचालन जहाँ जुड़ जाए वो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हैं। अब जैसे राजेंद्र, राजा का ही नियम होता है, तो राजा ही हमेशा नियम बनाता है, यानी कि नियम किसका बनता है? राजा, और संचालित किसका नियम ही होता है? राजा का ही। तो नियम और संचालन यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के जो है अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, इसको एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक? ड्राफ्टिंग कमेटी आप अम्बेडकर जी को जानते होंगे भैया, कौन नहीं जानता है? भाई बिना खाना खाए रह लेते थे और लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी में जाते थे और वहाँ पे जो इनका लाइब्रेरियन इनको देख लेता था 1-2 बार खाना खाने, तो इनको लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये इस उस पे नहीं कि मैं खाना नहीं खाया हूँ या लाइब्रेरियन ने मुझे बाहर निकाल दिया इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा। बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, बहुत सारे भारतीय राजाओं ने इनको भारत में जो से बाहर जाके पढ़ने के लिए इनको धन के रूप में सहायता भी की थी, ठीक? तो आगे देखते हैं ये प्रांत और अधिकार से संबंधित जो समिति थी वो सरदार पटेल से संबंधित थी। प्रांत और अधिकार मतलब जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष, और जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अधिकार थे, उनसे संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे सरदार पटेल जी, ठीक? तो ये हम महत्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष थे, इनको ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना? मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ लेगा, या छोटी परीक्षाओं के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें एक किसी समिति का नाम पूछ लेता है। ये कुछ अन्य समितियाँ हैं, उनको भी ध्यान रख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, डॉक्टर के एम मुंशी। हाउस कमेटी, सदन समिति यानी कि प्रतापी सीतारमैया जी थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति हमने बताया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति थी एस वरदाचारी। प्रत्यायक या क्रीडेंशियल समिति जो थी वो अलादी कृष्णामी स्वामी अय्यर के द्वारा थी, और ये वित्त एवं कर्मचारी समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंतर्गत थी, और प्रेस दीर्घा यानी कि प्रेस गैलरी समिति जो थी उषानाथ सेन के अंतर्गत आती थी, ठीक? तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, थोड़ा बहुत 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, जिसके ऊपर संविधान के प्रारूप को निर्माण करने का पूरा भार था। प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, और इसको याद करने की मैंने 2 ट्रिक दी हैं, दोनों ट्रिक महत्वपूर्ण हैं। तो प्रारूप समिति के जो अधिकांश सदस्य के नाम थे ना वो भगवान कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में थे, जिसमें आप ये देखिए, एक गोपाल स्वामी हैं, गोपाल स्वामी अयंगर यानी गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम है, एक कृष्णा स्वामी ही है, और दूसरे माधवराव। तो इनको आप ध्यान रखिए कि ये 3 नाम भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो समझ जाइएगा, ठीक? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो आप इसके दूसरा जो ट्रिक है वो है अम्बेडकर आए गोपाल कृष्ण माधव को लेकर मुंशी के खेत पर। अब अम्बेडकर जी भाई मुंशी जी कौन थे? मुंशी जी ने अम्बेडकर जी के साथ भेदभाव कर दिया, और कहानी बता रहा हूँ ऐसे ही, कि मुंशी जी आए किसको? भगवान को लेके, भगवान कौन? गोपाल कृष्ण माधव को लेकर, कि मुंशी जी हमें उनके खेत में हमें अपना अनाज लेने नहीं दिया, यानी कि अन्याय कर दिया, ठीक? यानी कि इनके अधियारा थे, मतलब ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ। मान लो इनके मुंशी जी का जो खेत था, मुंशी जी के खेत में अधियारा के रूप में अम्बेडकर जी काम करते थे, ये कहानी बता रहा हूँ, कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मुंशी जी ने क्या किया? मुंशी जी ने कहा नहीं, नहीं तुम्हें हम आधा नहीं देंगे, तुम्हें हम 1/4 ही देंगे। तो ये पहुँच गए गोपाल कृष्ण और माधव को लेके, कहे भैया दोगे कैसे नहीं? अब गोपाल कृष्ण माधव जब जाएँगे तब तो देना ही पड़ेगा, ठीक? तो ध्यान रखना, अम्बेडकर आए गोपाल कृष्ण माधव को लेकर मुंशी के खेत पर, ठीक? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इनको जो गोपाल स्वामी अयंगर थे वो भी इसके सदस्य थे, और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादतुल्लाह, और ये जो एन माधवराव थे, और ये डीपी खेतान, ठीक? इनके जगह पे, डीपी खेतान के जगह पे जो इनको रिप्लेस करके आए थे वो कृष्णामाचारी जी थे, ठीक? तो ध्यान रखिएगा ये बातें। आगे चलते हैं, प्रारूप समिति हो गई। अब संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जो हमारा 29 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक होती है प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सिटिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक? और जो 24 जनवरी है 1950 को 1950 को इसकी लास्ट सिटिंग, ठीक?
लास्ट सीटिंग होती है। अब देखो ये हो गया 2 महत्वपूर्ण चीज़ और जो तीसरा है इसका महत्वपूर्ण चीज़, जो हमारा संविधान लागू हुआ, पूरी रूप से नहीं लागू हुआ, पार्शियली लागू हुआ था। जब हम संविधान को अपने अंगीकृत या स्वीकृत कर किए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 में जब हम इसको अंगीकृत किए थे, अधिनियमित और अंगीकृत किए थे, तो इस समय बहुत ही कम प्रावधान, जैसे एक अंतरिम सरकार से संबंधित प्रावधान था, उसको लागू कर दिया गया। साथ ही में जो सिटीज़नशिप था, सिटीज़नशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे। नागरिकता अंतरिम अंतरिम सरकार और नागरिकता से संबंधित लगभग 12-13 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, ठीक? पूर्ण रूप से नहीं लागू हुआ था, ठीक? और जो हमारा ये 26 जनवरी 1950 को हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस समय हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने प्रस्तावना में यही डेट पड़ी हुई है, ठीक? प्रस्तावना में। We do hereby 26th of November 1949 give to ourselves this constitution, ठीक? तो ये हमारे प्रस्तावना में ऐसे ही करके ये डेट दी गई, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ में आपको याद रखने की ज़रूरत है, लगभग 60 देशों के संविधान को हमने अध्ययन करने के बाद अपने भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और साथ में इसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया इसको निर्मित करने में। और जो पूरा संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ, ठीक? और जो हमारा संविधान निर्माण से लेके लागू होने तक का जो समय था वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन पूरे लगे, ठीक? तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये छोटी-छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक? तो ये इस पूरे प्रारूप समिति का वो था और इस तरीके से हमारा संविधान बन के लागू हुआ। अब हम भारत के संविधान से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उनको कल के लेक्चर में प्रारंभ करेंगे और उन विशेषताओं को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये तो भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो अब ईडी-क्विटी का पैटर्न है, वो फैक्चुअल नहीं रह चुका है। वो फैक्चुअल के साथ-साथ आपको नॉलेज बेस्ड के साथ-साथ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो कल हम जो संवैधानिक विशेषताएँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।